स्टेज पे बैठे सभी महानुभावों को मैं आदरपूर्वक अभिवादन करती हूँ। जिनमें प्रो चांसलर जी हैं, प्रो वाइस चांसलर जी हैं, रचरण सिंह जी हैं, रुचि जी हैं, ऑनरिस कॉजा के प्राप्तकर्ताओं में अभी हमने रंजित सिंह जी की बात सुनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आगे सुनेंगे गगनदीप जी की बात। अन्य ऑनरिस कॉजा के प्राप्तकर्ता जो हमारे साथ आभासी रूप से जुड़ेंगे, सभागार में उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण और यशस्विता प्राप्त छात्रगण, सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऑनरिस कॉजा के लायक समझा। मैं उन्हें ये आश्वासन भी देना चाहूँगी कि उनके इस विश्वास पर खरी उतरने की मेरी कोशिश मैं जारी रखूँगी और अपने प्रयासों में कमी नहीं आने दूँगी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन की विधा के प्रतिनिधि के रूप में आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी कला स्रोत की परंपरा 2000 वर्षों से चली आ रही है और आज मैं इस परंपरा के उन सारे पूर्वजों का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करना चाहूँगी जिनकी बदौलत यह संपदा आज मेरे तक पहुँच पाई है। इस गौरवशाली परंपरा की मशाल को ऊपर उठाने के लिए मुझे आज यहाँ जो सम्मान प्राप्त हो रहा है, इसका मुझे गर्व तो है, लेकिन इस मशाल को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी मुझको करना है। इस बात का एहसास भी मुझे हो रहा है और इस काम के लिए मैं मंच पर विराजमान सभी आदरणीय विभूतियों से आशीर्वाद की कामना करती हूँ, शुभेच्छाओं की कामना करती हूँ। आप लोग मेरे लिए सागर के दीप स्तंभ के समान है। आप ही से प्रेरित होकर मैं अपनी राह चलना चाहती हूँ। आपने अभी अभी मेरे परिचय में ये सुना कि मैं साइंस बायोकेमिस्ट्री की डॉक्टरेट PhD धारक हूँ। ये घटना 1990 की है। आज 31 वर्ष बाद मैं किसी कॉन्वोकेशन में डिग्री प्राप्त करने हेतु उपस्थित हूँ और यहाँ पर आज जब मुझे अपने मन की बात आप लोगों से साझा करने के लिए कहा गया, तो स्वाभाविक ही मुझे अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है वो मेरे जहन में आया कि मैंने साइंस और कला दोनों को एक साथ कैसे निभाया। ठीक है ना, यही सोच रहे हैं ना आप लोग। इस प्रश्न के उत्तर में मैं बहुत सारे पहलू आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहले बात करूँगी अपनी परवरिश की। मेरी पैदाइश मुंबई में एक मध्यम वर्गीय और कला प्रेमी परिवार में हुई। सभी अन्य मिडिल क्लास परिवारों की तरह मुझसे भी स्कूली, कॉलेज और उच्च शिक्षा के प्राथमिकता को ही अहमियत देने की दीक्षा दी गई। लेकिन घर वालों ने, मैं जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई, संगीत साधना को बचपन ही से मेरे डेली रूटीन का अविभाज्य हिस्सा बना लिया था। रेगुलर संगीत की तालीम, हर साल गांधर्व महाविद्यालय की परीक्षा, जैसे हम लोग फर्स्ट, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड की परीक्षा देते जाते हैं, वैसे ही गांधर्व महाविद्यालय की परीक्षा मैंने संगीत के लिए दी। हर रोज़ का रियाज, इन सारे चीज़ों में मुझे कभी डिस्काउंट नहीं मिला। मेरे प्रथम गुरुजी नारायण राव दातार जी ने मुझे संगीत विशारद तक की शिक्षा पूरी करवाई। यहाँ स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम और वहाँ संगीत विशारद, मैंने दोनों साथ साथ ही कंप्लीट किए। अब बारी आई कॉलेज एजुकेशन की। मैंने बचपन से अपने पिताजी को रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में देखा था। मेरे मन में भी साइंटिफिक रिसर्च की जोत जली, जिसे मैंने BSc और MSc माइक्रोबायोलॉजी और फिर PhD बायोकेमिस्ट्री के रास्ते पर चलते हुए पूरा किया।
इसी दौरान मेरे संगीत शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी माँ श्रीमती माणिक भिड़े ने अपने कंधों पर उठाई। वे मेरी दूसरी गुरु बनी। वे गान सरस्वती श्रीमती किशोरी आमोणकर जी की पट्ट शिष्या थी और उन्होंने इसी राह पर मेरा आगाज किया। मुझे उन्होंने अच्छा गाना और असरदार गाना, इन दोनों के बीच के फर्क को समझाया और संगीत सागर में गोते लगाने की तैयारी करवाई। उसके ये मेरे कॉलेज एजुकेशन की तरह था। अपने विषय की गहराई को समझना, उसके अनआंसर्ड पहलुओं को छेड़ना और फिर उन्हें सुलझाने की कोशिश में लग जाना। ये आखिर वाली बात एक पीएचडी थीसिस की तरह थी। यहाँ पर आपके गुरु आपको टीचर की तरह हर बात सिखाते नहीं हैं, बस रास्ता दिखाते हैं और आपको अपना हल ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल एक रिसर्च गाइड की तरह, जो काम संगीत की दुनिया में मेरे तीसरे गुरुवर्य पंडित रत्नाकर पै जी ने किया। इस पूरे कालखंड के दौरान मैंने अपनी एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ कला साधना भी बरकरार रखी। इसका श्रेय अपनी फैमिली तथा मेरे मित्र सदस्य, मेरे रिसर्च कलीग्स, इन सबको मैं देना चाहूँगी। मेरी गुरु, मेरी माँ को मैंने हमेशा अपने इर्द गिर्द ही पाया। उनकी कड़वी नज़र के सामने ही मेरी रोज की संगीत की तालीम चलती रही। कभी मैं साइंस और संगीत दोनों को अलग अलग रखती, कंपार्टमेंटलाइज करती। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से शाम को घर लौटने के बाद जब माँ के सामने मैं तानपुरा लेकर बैठती तो पूरा ध्यान मैं तानपुरी की गूंज पर या फिर अध्ययन में जो राग चल रहा है उसके ऊपर देती। तब रिसर्च प्रॉब्लम के विचारों को दूर हटा देना पड़ता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि लेबोरेटरी में चल रहे एक्सपेरिमेंट के दौरान दिन भर रीडिंग्स लेते लेते दिमाग में कोई राग की बढ़त, कोई उपज, कोई तान चलती रहती। गला तो खामोश रहता लेकिन दिमागी रियाज खूब चलता। मेरे पीएचडी की रिसर्च के 6 वर्षों के दौरान यही सिलसिला चलता रहा। मैं अपनी संगीत की राह पर अच्छा प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी मेरे से ये आग्रह नहीं किया कि मैं संगीत को ही अपना करियर बनाऊं, या फिर अब मैंने पीएचडी तो कर लिया है साइंस में और इसी में मुझे आगे का करियर करना है। ये सलाह, ये सूचना मुझे कभी किसी ने नहीं दी। ये निर्णय सर्वथा मेरा था, जिसे मैंने अपने पीएचडी के कंप्लीशन के बाद ही लिया। यहाँ पर मैं अपनी खुद की कहानी को पूर्ण विराम दूंगी और ये बात आपके सामने रखना चाहूँगी कि मेरे जीवन में साइंस और संगीत दोनों इतने समांतर हैं, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं। साइंस की दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर डॉक्टर राजा रामन्ना जैसे दिग्गज अत्युच्च कोटि के संशोधक बनने के साथ साथ कला साधक भी थे। हम लोग इनकी साइंटिफिक प्रतिभा के सामने सर झुकाते हैं। इन्होंने शायद अपनी प्रेरणा कला से प्राप्त की, शायद वो उनके सर झुकाने की जगह थी। कला की बात करते हुए अक्सर एक वाक्य हम सुनते आए हैं कि कलाकार बनाया नहीं जाता, बल्कि उसे जन्म लेना पड़ता है। आर्टिस्ट इज बॉर्न, यू कैन नॉट मेक वन। हाँ, ये बात मंजूर है कि कला जगत में जन्मजात टैलेंट तथा गुणवत्ता अपरिहार्य होती है, लेकिन केवल गुणवत्ता के बलबूते पर कलाकार ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो बात अभी अभी हमें रंजीत सिंह जी ने बताई कि हार्डवर्क को छोड़िए नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। इस साधना के विषय में मैं आपको एक रोचक किस्सा सुनाती हूँ। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो के बारे में यह किस्सा है। कभी एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत धनवान
सौंदर्यवती तथा जिसे हम हाई सोसाइटी लेडी कहेंगे, ऐसी महिला ने चित्रकार से आग्रह किया कि वे उनका पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें दे दें। इस बात के लिए, इस काम के लिए उन्हें आकर्षक दाम भी ऑफर किया गया। चित्रकार ने प्रथमतः बड़ी नम्रता के साथ इनकार किया, लेकिन श्रीमती जी नहीं मानी। तब उनसे पीछा छुड़ाने के लिए चित्रकार ने 10-15 मिनटों में उनका पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें दे दिया और श्रीमती जी से उसके मेहनताने के रूप में $30,000 मांगे। श्रीमती जी ने परेशान होकर पूछा, आप ये 15 मिनटों का मेहनताना क्या $30,000 है? चित्रकार ने जवाब दिया, जी नहीं, 15 मिनटों का मेहनताना $15 है। बाकी की फी पिछले 30 वर्षों से मेरी कला साधना चल रही है उसकी है। ये साधना कलाकारों को जिंदगी भर करनी पड़ती है। आप लोग एक परीक्षा दोगे, उसमें अच्छे नंबर से यशस्विता को प्राप्त कर गए तो आपको डिग्री मिलेगी, जो आज बहुतों को मिलने वाली है। ये डिग्री सर्टिफिकेट आपकी जिंदगी भर आपके काम आएगा, उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई है ना। मेरे पास या किसी कलाकार के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। बहुत मेहनत से, सख्त रियाज से हम लोग, मैं अगर कोई तान अपने गले में बिठा लेती हूँ, उसे जब चाहे निकाल सकूँ, ऐसा आत्मविश्वास पैदा करती हूँ, तो वो मेरी डिग्री है। लेकिन उसका अभ्यास मैंने कुछ दिनों तक छोड़ दिया तो वो तान भी मुझे छोड़कर चली जाती है, मेरे से नजर फेर लेती है। मेरी हर कॉन्सर्ट मेरे लिए परीक्षा है जिसमें मेरा अव्वल आना जरूरी है और मेरा रोज का रियाज इसी के लिए जरूरी है। आई कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड माई अकम्प्लिशमेंट्स इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। जैसे अक्सर आर्मी में कहा जाता है, तैयारी सख्त तो लड़ाई आसान। तो इस बात को हमें रंजीत सिंह जी ने बहुत ही अच्छे से बता दिया है। पिछले 18 महीनों से हम सब लोग कोरोना वायरस के आक्रमण के शिकार बन गए थे। दुनिया का सारा कारोबार ठप सा हो गया था। केवल जीवनावश्यक व्यवहार चल रहे थे। नहीं करा सकती। कला साधना भले ही जीवनावश्यक सेवा की कैटेगरी में शामिल नहीं की जाएगी, प्राण बचाने के काम नहीं आएगी, लेकिन प्राण बचने के बाद जो जीवन मिले उसके साथ क्या किया जाए, इसका मार्गदर्शन जरूर कर सकती है। यहाँ पर मैं और एक कहानी सुनाऊंगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, जब यूरोप की सभी एडल्ट पॉपुलेशन युद्ध भूमि पर थी, तब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक ख्यातनाम प्रोफेसर अपने संशोधन कार्य में निमग्न थे। उन्हें किसी ने पूछा कि युद्ध भूमि पर वे क्यों नहीं गए। जवाब में प्रोफेसर साहब ने उल्टा सवाल किया कि आखिर ये युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है। प्रश्नकर्ता ने बताया, भाई हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी पहचान, इन सबको बचाने के लिए। प्रोफेसर महाशय विनम्रता से बोले, साहब आपका कल्चर आपके सामने खड़ा है। आगे उन्होंने प्रश्नकर्ता को ये समझाया कि युद्ध तो कभी ना कभी खत्म होगा, फिर सारा समाज अपनी अपनी युद्ध पूर्व जिम्मेदारियां उठाने के लिए वापस आएगा, काम पर लगेगा, तब उनका जीवन सुखमय हो, इसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। सहसा हम लोग डिग्री क्यों लेते हैं? शिक्षा की अहमियत क्या समझते हैं कि उच्च शिक्षा के बाद हमें अच्छी खासी नौकरी मिले। आज की परिभाषा में कैंपस पे अक्सर होता है, इसकी चर्चा होती है, प्लेसमेंट मिले, महीने के अंत में मोटा सा पे पैकेट मिले, या फिर शिक्षा के बल पर हम अपना खुद का कारोबार खड़ा कर सके, जिससे हमें आमदनी मिले, हमारा घर परिवार चल सके। इन शॉर्ट, हम दूसरे शब्दों में उच्च शिक्षा को उपजीविका का साधन
की तरह उपयोग में लाएंगे। अब ये शब्द जो है उपजीविका, इसका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मीनिंग अब जब मैंने देखा तो वो कुछ ऐसा था कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मैं फिर से एक बार भारतीय संस्कृति की आधार लेना चाहूँगी और साधन और साधना में जो फर्क है वो अंडरलाइन करना चाहूँगी। जब तक वह साधन है हम लोग उसे उपयोग में लाएंगे। जहाँ वो चीज़ साधना बन गई फिर मामला प्यार दुलार का हो जाता है। फिर आप उसे करे बिना, किए बिना रह नहीं पाते हैं, चाहे बात साइंस की हो या कला की हो। फिर उपजीविका का उप जो कि एक सब्सिडियरी प्रेफिक्स माना गया है नष्ट हो जाता है और आपके साथ जो रही वो है जीविका। जिस बात के लिए आप जिंदा रहो वो कारण एक सच्चे साधक की परस्यूट, जो जिसके उदाहरण आपके सामने स्टेज पर मौजूद है। प्रिय श्रोताओं, मैं संगीत की विद्यार्थिनी हूँ, गायिका हूँ, मुझे भाषण देने की आदत नहीं है, लेकिन आज इस मौके पर मेरे कुछ टूटे फूटे विचार मैंने आपके सामने रखे जिन्हें आप लोगों ने प्यार से सुना, भीगते हुए सुना। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। IPM रेडियो को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए।